नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्ट्रीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आशीष प्रकाश अमन जी से, जिन्होंने बीपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक ही नहीं किया है बट इन्होंने रैंक भी हासिल किया है। 154 रैंक आया इनका और इसी रैंक की वजह से इनको मिला है असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट, और वो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। आशीष प्रकाश अमन के बारे में अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं मार्क्स क्या क्या आया हुआ, तो जीएस पेपर 1 में इनको मार्क्स आया हुआ है 172, विच इज वेरी आउटस्टैंडिंग फॉर 64 बीपीएससी। और जीएस पेपर 2 में इनको 150 मार्क्स आया हुआ है। तो वो आप जानते हैं कि पेपर 2 में मार्क्स कम ही आता है, फिर भी इनको 150 मार्क्स आया हुआ है। ज्योग्राफी इनका ऑप्शनल रहा है और इनको ज्योग्राफी ऑप्शनल में 180 मार्क्स आए हुए हैं, और इंटरव्यू में इनको 68 मार्क्स आया हुआ है, जो कि टोटल इनका एग्रीगेट बना देता है 570। तो 570 मार्क्स स्कोर करके इनको मिला है रैंक 154, और जो पोजीशन है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो आशीष सर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये किया है और आप चयनित हो गए अब असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर। तो वेलकम ऑन द शो। और बिफोर बिगिनिंग आप अपने बारे में, आपकी जो अब तक की जर्नी रही है बीपीएससी को प्रिपरेशन या इसको क्रैक करने के लिए, तो आपकी क्या सी जर्नी रही है, क्या कैसे आपकी पढ़ाई और बैकग्राउंड क्या था, ये बता दीजिए एस्पिरेंट जी को। मेरा बैकग्राउंड रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है मैंने। और इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने 3 साल तक प्राइवेट फर्म में काम किया था। उसके बाद मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन निकल गया था और एज एन असिस्टेंट मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था, और वहाँ पे करीब 2 साल के अराउंड मैंने काम किया। फिर बीपीएससी जब मेंस चल रहा था तो उसके बीच ही मतलब मैंने सोचा कि मेंस के बाद मैंने रेजिग्नेशन का सोचा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मेरा एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए मैंने ये सोचा था। और फिर रही बात बीपीएससी की, तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने 63rd दिया था, और 63rd में मेरा मेंस रह गया था 14 मार्क्स से, क्योंकि मेरा ऑप्शनल का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ था, और इसीलिए मैंने 64th में ज्योग्राफी ऑप्शनल से प्रिपरेशन करके दिया था इसमें। तो अभी तक का यही है, बीपीएससी की जर्नी इतनी है। साथ के साथ मैं यूपीएससी वगैरह दे रहा हूँ, और यूपीएससी में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था, और सेकंड जो अटेम्प्ट था, सेकंड और थर्ड में प्रीलिम्स रह गया था। फिर 2018 वाले में मैं मेंस में बाहर हो गया था। तो अभी वो वाली जर्नी अभी चालू हुई है। ऑल द बेस्ट कि आपका वो भी कंप्लीट हो जाए, उसको भी आप क्रैक कर लें अच्छे से सक्सेसफुली। थैंक यू। सर, तो सर ये जानना चाहेंगे हम कि जो भी एस्पिरेंट होते हैं, जो सबसे पहले बार एकदम नोवाइस हैं, एकदम सोचे हैं कि अब बीपीएससी करना है, तो जी उनको उनके दिमाग में मतलब वो क्या, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या जी होना चाहिए टू बिगिन? फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टेट पीसीएस ले ले या फिर इवन यूपीएससी ले ले, तो इन सारे स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के प्रिपरेशन में पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, हर एक स्टेजेस में आपको जो सिलेबस है, जैसे इंटरव्यू में तो चलिए कोई सिलेबस नहीं होता, पर प्रीलिम्स और मेंस में सिलेबस का जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आती है कि अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो गई, तो अब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन शुरू करने के पहले वो बुक्स उठा लेते हैं, रादर देन अपने जो जिस बैटल फील्ड में वो जाने वाले हैं उसको बिना जाने। तो बैटल फील्ड को जाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप तो यही होना चाहिए कि पहले सिलेबस को वो देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे, जिससे उनको पैटर्न पता चल सके और उनको ये भी आइडिया लगे कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अब प्रिपरेशन जब स्टार्ट करनी है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि वो उनको एनसीईआरटी की किताब पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की किताब वो 10th तक पढ़ सकते हैं। कुछ एक किताबें जैसे ज्योग्राफी की किताब हो गई, और इवन अगर आप पॉलिटी की किताब ले लो, तो वो सब बुक्स जो है वो 11-12 की आप पढ़ सकते हो। अब वहाँ पर साइंस की किताब नहीं पढ़ दी है, क्योंकि साइंस की किताब वो थोड़ी एडवांस हो जाती है, तो 10th तक साइंस का काम हो जाता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो एनसीईआरटी का फायदा क्या है कि आपका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, और एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल हो सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आपको मिल जाएं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेंगे, तो प्रीलिम्स का अच्छा खासा आपका बेस बन जाएगा। इवन आपका जो मेंस के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसका भी एक अच्छा खासा फाउंडेशन बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप क्या करो कि जो स्टैंडर्ड किताबें आती हैं, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आती है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर स्पेक्ट्रम देखा जाए, तो उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टेप। अब आते हैं बीपीएससी के ऊपर। तो बीपीएससी में क्या करना है, बीपीएससी में चीजें डिफाइंड होती हैं।
तो डिफाइंड चीजों को उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पूरी स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर आप बीपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो। हाँ चलिए, प्रीलिम्स के लिए मैं समझ सकता हूँ, पर अगर आप मेंस में देखोगे तो बहुत डिफाइंड डिफाइंड क्वेश्चंस आते हैं। इवन कल्चर में अगर आप, बहुत सारे लोग नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं तो वो जरूरत नहीं है, क्योंकि कल्चर का अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं। तो यही है, ये एनालिसिस मैं इसलिए आपको शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो सिलेबस है उसको अच्छे से एनालाइज किया है। तो ये बहुत जरूरी है, सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। सर लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लोगों के बीच लूसेंट की बुक बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा हाँ, फेमस है। बात सही। जी, जी। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट बेसिस में ये चीज़ तो है कि आपको इससे प्रिपरेशन करना है, पर अगर आप लूसेंट और इवन अगर आप अरिहंत की किताब, जैसे मैं मनोहर पांडे की किताब फ़ेवर करता हूँ लूसेंट की जगह पे, मैं लूसेंट नहीं पढ़ना पसंद करता हूँ। मुझे मनोहर पांडे की किताब ज़्यादा वो लगती है, ज़्यादा ईज़ी लगती है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि लूसेंट मेरे लिए वन लाइनर की तरह हो जाता है और वन लाइनर रटने वाली चीज़ है। और अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग नहीं रट पाते हैं, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम लोग नहीं रट पाते, उनको समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप चीज़ों को समझोगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। और मनोहर पांडे की किताब मुझे थोड़ा इंटरलिंक्ड लगता है, क्योंकि उसका पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरलिंकिंग आपको मिल जाएगा। तो वो किताब तभी पढ़नी चाहिए जब आपका एक बेस बन गया हो, क्योंकि अगर आपका बेस नहीं होगा और वो किताब आप सिर्फ फैक्चुअल के हिसाब से पढ़ के चले जाओगे, तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस फँसने लगते हैं, ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो ये नॉर्मल स्टेप तो यही होता है। हाँ, लूसेंट आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, पर मेरा मानना है कि आप पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ लो, उसके बाद आप अगर लूसेंट की किताब पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। हम लोगों हम जैसे अपने स्टूडेंट लोगों को बताते हैं कि लूसेंट पढ़ लीजिए फिर रिवाइज करने के लिए सॉरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए फिर रिवाइज करने के लिए लूसेंट पे आइए घटना जगह हाँ, पे। हाँ, तो वो ये लोग स्टेप बिल्कुल पहले सही है, ये स्टेप। वो लोग बैक से आते हैं, पहले वो लूसेंट पढ़ते हैं फिर घटना चक्र पढ़ते हैं, फिर जब हाँ, वो कुछ नहीं तो नहीं मिलते रहता है या जी। फिर बीपीएससी का जो कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वो तो एनसीईआरटी से ही चेक करेंगे ना, तब जाके हुँ, वो लोग हुँ, हुँ। मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। हाँ, तो यही बात है ना कि अगर देखा जाए, देखिए मेरे ख्याल से ऐसा मेरा मानना है कि कन्वेंशनल तरीका होता है हर एक चीज़ को करने का, और अगर आप कन्वेंशनल तरीका फ़ॉलो करते हैं तो हो सकता है कि एक अटेम्प्ट में आप ना कर पाएँ, पर सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में आपका हो जाता है। तो वही है कि कन्वेंशनल स्टेप यही है कि पहले एनसीईआरटी पढ़िए, फिर उसके बाद आप जो भी किताबें आती हैं वो सब पढ़िए। हाँ प्लस मेंस के लिए तो वो हेल्पफुल है ही, मेंस के लिए तो जी, कॉन्सेप्ट जी, चाहिए। जी। सर आप जो ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके हुँ, साथ तो हुँ। कंडीशन डिफरेंट था, जॉब के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जी, जी। तो जॉब वाले एस्पिरेंट के लिए आप क्या कैसे कहेंगे, कैसे मैनेज कर रहे हैं? टाइम तो उनको बहुत लिमिटेड ही टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। हाँ, मेरा केस ऐसा था कि देखिए जॉब में तो रह के किया था प्रिपरेशन, लेकिन उसके बीच में जब मेंस आ गया था, तो मेंस के पहले मैंने 1-2 महीने पहले वो ले लिया था, लीव ले लिया था पढ़ने के लिए। तो जॉब वालों के लिए क्या सिस्टम है कि देखिए करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे तो इंटरलिंकिंग उतनी नहीं है। जैसे अगर आप आज की ही न्यूज़ देखो तो 5 टॉपिक है, जो पाँचों टॉपिक अलग-अलग टॉपिक्स होंगे, ठीक है? तो उसको आप चाहो तो, जैसे मैं फ़ोन थोड़ा बहुत छुपा कर मैं मतलब जब मैं हो रहा होता था ऑफिस में तो मैं पढ़ लेता था फ़ोन से, थोड़ा बहुत इधर-उधर करके थोड़ी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ लेता था। और इवन मैं हिंदू न्यूज़पेपर भी ऑफिस में ही पढ़ता था, क्योंकि वो टाइम मिल जाता था उतना कि मैं कर लूँ। और जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे अगर आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो आप घर पे पढ़ना अगर आप करोगे तो बेटर होगा। सुबह के टाइम पे मेरा मेरा मानना है कि ऑप्शनल आप पढ़ो तो वो फ्रेश माइंड से वो बेटर रहता है, क्योंकि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन आप 64 का रिजल्ट देख लो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ऑप्शनल। तो आप इसी से समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में भी हो सकता है कि आपको ऑप्शनल का ही उतना इंपॉर्टेंट रोल मिले। तो मैं क्या करता था, मेरा दिन ऐसे स्टार्ट होता, मैं सुबह 5 साढ़े 5 उठता था और ऑप्शनल या फिर कुछ अगर मुझे कॉन्सेप्चुअल अगर मिलता था तो मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करता था। फिर मैं साढ़े 8 तक निकल जाता था ऑफिस के लिए, और उसके बाद फिर वही ऑफिस में जिधर थोड़ा बहुत टाइम बचता था मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था करंट अफेयर्स वगैरह। फिर जब मैं वापस आता था तो मुझे याद है कि मैं वापस आके मैं थोड़ा बहुत खा के सो जाता था। फिर मैं रात को उठता था, मतलब करीब 11 बजे के आसपास, साढ़े 10 11 बजे के आसपास, और फिर तब मैं थोड़ा बहुत जितना हो सकता था 2-3 बजे तक खींचता था उसको। मेरा सोने का साइकिल थोड़ा डिफरेंट रहता था, मैं 2-2 3-3 घंटे करके सोता था, तो इसलिए वो मैं लोगों को सजेस्ट भी नहीं करूँगा। वो मेरी आदत है, वो पर्सनल आदत है। तो ये सिस्टम हुआ करता था। पर हाँ, अगर आप जॉब में नहीं हैं, तब आपको क्या करना चाहिए कि जब आप जॉब में नहीं है तो आप 8 घंटे निकाल के कोशिश करना है कि आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, ठीक है? तो वही मान के करना है कि 8 घंटे की जॉब है मेरे लिए, पढ़ाई आपकी जॉब है ऑब्वियसली, तो आप 8 घंटे की जॉब मान के चलो। ये मिनिमम आवर्स मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़ है कि मैं आवर्स में बिलीव नहीं करता हूँ, अगर मेरे से आप पूछोगे तो, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप कोई टारगेट सेट करते हो 1 दिन पहले,
तो नेक्स्ट डे आप उस टारगेट को फुलफिल करो रादर देन आवर्स कंप्लीट करने की जगह पे। क्योंकि आप अगर टाइम लेके बैठते हो और टाइम घड़ी देखते रहोगे कि अरे 8 घंटे नहीं हुआ, 8 घंटे नहीं हुआ, तो फिर वो थोड़ा मतलब आपका कंसंट्रेशन घड़ी पे ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई पे कम रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप टारगेट छोटे-छोटे सेट करो। 6 घंटे में ही अगर आपका वो टारगेट अचीव हो जा रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कभी-कभी ऐसे दिन भी आएँगे जब आपका वो 6 घंटे में टारगेट 8 घंटे में टारगेट अचीव नहीं होगा। तो फिर बाद में वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो टारगेट सेट होना चाहिए और छोटे टारगेट बना के अगर आप करोगे तो हो जाएगा। इवन जॉब वालों के लिए भी यही चीज़ लागू होती है, छोटे-छोटे टारगेट बना के पढ़ना। बीपीएससी से सर, बीपीएससी का अगर मेंस लिखना है तो उसमें न्यूज़पेपर का क्या रोल है आपके हिसाब से? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और खासकर एडिटोरियल अगर देखा जाए तो एडिटोरियल बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ क्या केस था कि मुझे याद है, मैं इवन एग्जांपल दे देता हूँ, मैं एडिटोरियल्स पढ़ता हूँ, रेगुलरली पढ़ता हूँ। तो उसका एक फ़ायदा क्या होता है कि एडिटोरियल्स में मुझे याद है एक बारी रोहिंग्या का क्वेश्चन एक आया था। ये मैं आपको 63rd का बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया था रोहिंग्या क्राइसिस पे और उसमें 4 कंट्रीज़ का उन्होंने मेंशन किया था कि चाइना का रोल क्या है, म्यांमार का रोल क्या है, इंडिया का रोल क्या है और बांग्लादेश का रोल क्या है। और अगर आप सर्च करोगे आपको एडिटोरियल एग्जैक्ट डिट्टो एडिटोरियल मिल जाएगा और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था, एकदम 38 मार्क्स का आया था आईआर का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम। और मुझे याद है मैंने एकदम डिट्टो सेम टू सेम चिपका के आया था वहां पे, क्योंकि मैंने पढ़ा था, मैंने रिवाइज तक नहीं किया था वो टॉपिक। पर चूंकि एडिटोरियल में वो इतना ज्यादा रहा था ना, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि एडिटोरियल में जैसे अभी आप देखोगे यूएसए और अफगानिस्तान, इंडिया का रोल, पाकिस्तान का रोल, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये इतनी बारी रिपीट होगा ना कि आप सिर्फ अगर एडिटोरियल पढ़ोगे भी ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, बहुत सारे लोकेशंस आपको याद हो जाएंगे। तो एडिटोरियल का ये फायदा है कि वो क्या करते थे, वो 10 बारी 15 बारी रिपीट करते थे। तो आपको पहली चीज तो आपको वो चीजें याद हो गई, दूसरी चीज आपको इतने सारे डायमेंशन मिल जाते हैं कि उससे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो वो आपका हो जाएगा। 64th का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ओआईसी का क्वेश्चन आया था। ओआईसी इतना ज्यादा न्यूज में था, पेपर में सुषमा जी का आया था, उनका जो पर्सपेक्टिव था वो आया था, उन्होंने क्या क्या बोला था वो सारी चीजें आई थी। तो वो सब क्वेश्चंस अगर आप एडिटोरियल करोगे तो आप इजीली टैकल कर सकते हो। अच्छा, इसीलिए जीएस पेपर 1 में आपको 172 मार्क्स आया हुआ है। पूरा पेपर का हाँ, एडिटोरियल। और मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। 2 स्टैट्स के क्वेश्चन गलत भी है, मतलब 14 मार्क्स ऐसे ही चले गए थे मेरे। ओके, मतलब पेपर का रोल तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत जी, इम्पोर्टेंट जी। रोल है आंसर लिखने के लिए। सर हाँ, ऑप्शनल आपका तो ज्योग्राफी है, बट जो नोवाइस जी। स्टूडेंट है जिनको बीपीएससी प्रिपरेशन अब करना है, ऐसे वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनको ऑप्शनल सिलेक्शन कैसे करना है, मतलब ऑप्शनल कैसे चूज करेंगे? जी, मेरा मतलब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। पहली चीज़, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से किया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया है या फिर किसी ने बॉटनी से किया है या जूलॉजी से किया है, ठीक है? तो अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपके पास आपको दिख रहा है कि वहाँ पे वो ऑप्शनल में है, ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पहली चीज़ तो वो करो कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वही चीज़ आप चले जाओ। अब यहाँ पे कंडीशन ये आ जाता है कि आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई की वो आपको आती थी और दूसरी चीज़ वो समझ में आती थी, ठीक है? क्योंकि अगर आपने वो चीज़ लिया और आपको वो समझ में नहीं आती थी, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसको आप परस्यू करो बाद में। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है, वही चीज़ आप फ़ॉलो करो। अगर नहीं समझ में आता था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स जो ग्रेजुएशन में रहा है पर उनको समझ में नहीं आता था, तो वो अगर वो परस्यू करेंगे तो उनके मार्क्स खराब आएँगे, ठीक है? तो एक तो चीज़ ये हो गई, मतलब 2 चीज़ें मैंने बता दी। तीसरी चीज़ आती है कि इंटरेस्ट की बात आ जाती है और इंटरेस्ट आप दे यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? तो इंटरेस्ट तभी पता चलेगा जब आप पहले जैसे 10-15 अगर ऑप्शनल हैं, तो उसमें से आप 2-3 को सॉर्ट आउट कर लीजिए, छाँट लीजिए और उसके बाद आप उसमें देखिए कि कौन से ऑप्शनल आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इंटरेस्टिंग कैसे पता चलेगा? जब आप उसको पढ़ोगे, तो उसमें होता क्या है कि आप कुछ एक टॉपिक्स आप कवर कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे फिर से देखना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। मैं एक अच्छा कैंडिडेट इसलिए हूँ इस चीज़ के लिए, ऑप्शनल के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैंने खुद ऑप्शनल बहुत बारी चेंज किया है। मतलब मुझे याद है मैंने यूपीएससी पहली बारी मैथ्स से दिया था, फिर दूसरी बारी मैंने एग्रीकल्चर से दिया था और अब मैं ज्योग्राफी से दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे साथ ये केस इसलिए आया था क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया है, ठीक है? इंजीनियरिंग है। अब ये सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है? ऑप्शनल है नहीं ये। तो मुझे ऑप्शनल ऐसा लेना था जो वहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था और फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज्योग्राफी मेरे लिए अच्छा इसलिए क्योंकि मैं इसको समझ सकता हूँ और मुझे याद है कि मैंने 2.5 महीने में इसका पूरा सिलेबस कवर कर लिया था। मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा था इसको कवर करने में। और एक और फ़ायदा है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, ठीक है? तो आप जीएस में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इवन अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आप जीएस में इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ जाता है।
और मुझे याद है कि 1-2 क्वेश्चन आया भी था ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड, तो वो सब क्वेश्चन अगर आप टैकल करोगे तो वो ऑप्शनल का भी फायदा वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है। हाँ, एक यहाँ पे कॉशन मैं बोलना चाहूँगा कि मार्क्स ज़्यादा उठ रहे हैं तो उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इस बार मार्क्स उठ रहे हैं, हो सकता है अगली बार ना उठे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि मैथ्स में बहुत सारा मार्क्स आया है लोगों को, तो अब सब मैथ्स की तरफ ही जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है मैथ्स में ही खराब मार्क्स आ जाएँ, क्योंकि एलएसडब्ल्यू के साथ ये हो चुका है इसलिए। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि एक तो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो, प्लस अगर जी, ओवरलैपिंग मिल जाता है जीएस के साथ, अगर आपका सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा अलग से जीएस के जी। लिए, वो आप वहां पे और चिपका सकते हैं। इंटरेस्ट रहेगा तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में। हाँ, ये हाँ ठीक है, बहुत अच्छा स्टेप। प्रीलिम्स तो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है बीपीएससी का, इसमें तो बहुत कम चांसेस है कि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। अभी से 2-3 जी, मतलब 65th में शायद और 66 में क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आया है पिछले साल जी, इकोनॉमिक्स में, और उससे पहले बार पॉलिटी का कोई क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल था। बाकी तो 150 क्वेश्चन जो इसके रहते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 140 क्वेश्चन फैक्चुअली रहते हैं। तो आप जी। उसमें क्या बोलेंगे जीएस का, उसमें कैसे मतलब प्रिपेयर करना है जीएस के देखिए, एरियाज को? हाँ, जीए से सबसे पहली चीज़ प्रीलिम्स में ये ध्यान रखना है कि 10 मार्क्स जो मैथ्स के है वो पक्का कर लेना है, फिक्स कर लेना है। क्योंकि उससे आपका कट ऑफ जो है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 106 अगर या 107 कट ऑफ किया तो मैथ्स का तो 10 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, वो बहुत ज़रूरी है। वो 10 में अगर आप 8-9 स्कोर कर लेते हो तो वो एक आपको एज दे देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जीएस पोर्शन में अगर आप देखोगे तो उसमें वही बात आती है कि अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया, ठीक है? पॉलिटी हो गया या इवन आप साइंस भी अगर आप कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से तो दिखेंगे ही। और मैंने मनोहर पांडे पढ़ा था, मुझे याद है कि मैंने मनोहर पांडे 20-25 बार पढ़ लिया है, मुझे जितना ध्यान में है। तो वो ऐसा है कि वो अगर आप पढ़ोगे, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों पढ़ पाया हूँ मैं, क्योंकि वो किताब ना मैं हर एक स्टेट पीसीएस में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? तो अच्छा। अगर आप एवरेज ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 63rd बीपीएससी दिया, 64th दिया, 65th दिया, 66 दिया, ठीक है? तो ये सब में अगर आप हर बारी 5-5 बारी अगर आप ले लो, मिनिमम 5 बारी अगर आप रिवीजन ले लो, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है 25 टाइम्स। और एक किताब पे स्टिक करने का फ़ायदा है कि आप उसको बार-बार रिवाइज़ करोगे तो बहुत जल्दी रिवीजन होने लगता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो वही है कि एनसीईआरटी आपका ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, एग्ज़ैक्ट डायरेक्ट मिल जाएँगे आपको। और दूसरी चीज़, मल्टीपल रिविजन्स अगर आप करोगे, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, साइंस के क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, वो सीधा-सीधा दे देंगे। और एक और फ़ायदा है कि मल्टीपल रिविजन का, कि देखिए ई ऑप्शन है यूपीएससी में, जो बाकी स्टेट पीसीएस में नहीं होता है। ई ऑप्शन को अगर आपको आपको वो वाले ट्रैप में नहीं फँसना है, तो आपको एग्ज़ैक्ट पता होने चाहिए। जैसे मुझे याद है कि मैंने मैंने 63rd और 64th दोनों में मीथेन वाला क्वेश्चन गलत किया था जो आया था, जो ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन था, दोनों अच्छा। बार गलत किया था। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं हमेशा गड़बड़ कर देता था उसको समझने में, और हर बार मैं ई मार के आया था और हर बार ई गलत हुआ था। तो वो थोड़ा ध्यान रखना होता है उस चीज़ को। तो ये ज़रूरी है, और यहाँ पे ना टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो उससे आपका प्रिपरेशन जो है वो मतलब निखर के सामने आता है। साथ के साथ आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ अगर आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा रहता है। सर, करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी प्रीलिम्स में 30-35 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि बहुत मेजर वेटेज हो जाता है इसका। करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या सोर्सेज फॉलो किए थे? करंट अफेयर्स का मेरा 1-2 सोर्स, मतलब एक सोर्स तो मेरा जीके टुडे रहता है। वो चाहे, मतलब मुझे याद है कि मैं 3-4 साल से जीके टुडे ही पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए। तो वो एक सोर्स तो पक्का है। मतलब मैं हर किसी को, कोई भी अगर मेरे से पूछता है करंट अफेयर्स क्या पढ़ रहे हो? तो जीके टुडे नहीं पढ़ रहे तो जीके टुडे पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आप जीके टुडे तो एक मान ही लीजिए। जीके टुडे का मैं करंट में जो डिटेल्ड आता है वो नहीं पढ़ता हूँ। मैं उनके एमसीक्यूज़ करता हूँ। क्योंकि उनका एमसीक्यू और प्लस एक्सप्लेनेशन अगर कर लें, तो वो मोर देन इनफ होता है। क्योंकि अगर आपने पेड वाला वर्ज़न लिया है तो 1 महीने के करीब 500 क्वेश्चन्स बनते हैं उसमें। 500 क्वेश्चन भी मोर देन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो एक तो फ़ायदा वो हो गया। दूसरी चीज़, मैंने 64th के टाइम पे स्पीडी पढ़ा था, ठीक है? स्पीडी मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि वो कंपाइलेशन की तरह होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी बुक लिस्ट है वो एक जगह मिल जाएगा, जो रैंकिंग है वो एक जगह मिल जाएगा। जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि विंबलडन किसने जीता, किसने फीफा का चैंपियनशिप जीता है, तो वो एक जगह मिल जाएगा। तो स्पीडी बहुत अच्छी चीज़ है उसके लिए। अभी हाल-फिलहाल में एक रिप्लेसमेंट आ गया है एडुटेरिया, क्योंकि 66 में मैंने एडुटेरिया इस्तेमाल किया था और 5 दिन में मैंने पढ़ा था और वो बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था, क्योंकि मेरे करंट के सारे सही हो गए थे। तो वो मेरे लिए भी अचीवमेंट है कि मेरे सारे करंट के सही हो गए थे। तो वही है कि एडुटेरिया आप फॉलो कर सकते हो। अभी हाल-फिलहाल में उसकी किताब भी आई है, तो वो अच्छी किताब है अगर आप उसको भी फॉलो करोगे। बस 2 सोर्सेज़ काफ़ी हैं और एमसीक्यू सॉल्व करिए भर-भर के जितना कर सकते हो आप।
बस इतना ही रखना है। करंट में ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना कि हिंदू पढ़े कि नहीं पढ़े, विजन के मंथली पढ़े कि नहीं पढ़े, जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। वो आपको अगर आप मेंस के लिए जाओगे तब आपको थोड़ा बहुत विजन की मंथली पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ ठीक है, मेंस में अब आ ही गए तो जीएस पेपर 1 को कैसे टैकल करेंगे मेंस में जीएस पेपर 1 को? हाँ, पेपर 1 को सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि वो 72 मार्क्स पक्के वाले होते हैं। तो वो स्टैट्स वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। चाहे आप कितना भी मैथ्स में पारंगत हो, पर वो जरूरत है कि आप उसको प्रैक्टिस करो। तो डीआई के सेट्स आप लगा सकते हो। अभी मुझे जितना याद है कि 64 के टाइम पे उतना अवेलेबल नहीं था, पर अभी जाकर डीआई के काफी सारे सेट्स अवेलेबल हो गए हैं। दूसरी चीज के प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर स्टैट्स का भी देखोगे आप, तो पहले क्वेश्चंस बहुत इजी आते थे, पर 63 और 64 से क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते चले गए। तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। आपके कैलकुलेशन एरर नहीं होंगे, क्योंकि आप वहां पे कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। तो ये 72 मार्क्स तो आपको पक्के करने हैं। अब आते हैं बाकी दोनों सेक्शन। एक आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले मैं कल्चर पे आ जाता हूँ। कल्चर के 3 क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, पाला आर्ट, मौर्यन आर्ट और पटना कलाम। ये 3 तो रट लेना है। मतलब आप जितना अच्छे से इसको कर सकते हो कर लो, आपको डायग्राम्स याद कर लो, सारी चीजें आप जितना कर सकते हो, नोट्स बना लो आप खुद के, सारी चीजों को करने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन अब जैसे मुझे याद है 64th में बुद्धिज्म से रिलेशन आ गया था मौर्यन आर्ट का। तो अब अगर आप वो रिलेशन अगर आपको याद नहीं होगा, आप वहां पे सिर्फ मॉडर्न आर्ट लिख के आ जाओगे, बुद्धिज्म वाला पार्ट छोड़ दोगे, तो मार्क्स खराब आ जाएंगे, मार्क्स उठेंगे नहीं वहां पे। तो ये भी जरूरी है। तो कल्चर तो पोर्शन हो गया। अब अगर हिस्ट्री में भी देखोगे तो हिस्ट्री में डिफाइंड एरियाज है, जैसे 1857 का रिवोल्ट हो गया, कुंवर सिंह का रोल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जेपी नारायण, वो उनका अगर आप देखोगे उनका भी रोल इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का रोल इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू का आइडियोलॉजी आपको पता होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए। तो ये सब जो है ये भी बहुत डिफाइंड है। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ट्राइबल से एक 64 में क्वेश्चन आया था ट्राइबल रिवोल्ट पे, और उन्होंने सारे ट्राइबल रिवोल्ट पूछ दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बिरसा मुंडा और संथल करके चले जाओगे तो काम हो जाएगा, नहीं, आप पूरा करके जाओ, क्योंकि पूरा भी पूछ सकते हो वहां पे। तो जी जो पहला सेक्शन हो गया वो इसको आप ऐसे हैंडल करोगे। सेकंड आता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में क्या है कि आपको 3 क्वेश्चन ही लिखने हैं अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन करोगे तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। जैसे मेरे 64 के टाइम पे ओआईसी बहुत न्यूज में था, ठीक है। वो एक क्वेश्चन था, नेपाल और भूटान। हाँ, एक क्वेश्चन तो नेबरहुड पे आता ही आता है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ 66 के लिए कि चाइना बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटीड है। नहीं आया तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो पक्का आना है। तो वो एक क्वेश्चन तो चाइना गारंटीड है कि वो और आएगा। चाइना आने का आपको लग रहा है, और हाँ, नेपाल इंडिया और चाइना म्यांमार रिलेशन, नहीं? नहीं, इंडिया चाइना रिलेशन पे इसकी गारंटी है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आया, तो आना ही आना है। वो किसी भी इनडायरेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो मेरा सिंपल सा मतलब ये थंब रूल बनना चाहिए कि इंडिया का जो नेबरहुड है उस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे जो हो जाए। आप जितना भी पेपर पुराना देख लोगे उस पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। नेपाल भूटान पे मिल जाएगा, साथ के साथ बांग्लादेश से रिलेशन पे मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन है। पाकिस्तान का ये मिल जाएगा आपको। तो इतना ज्यादा न्यूज में ये सब रहता है, तो ये आपको एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया। दूसरी चीज, जो करंट का जो आईआर का सेक्शन है वो कहाँ से प्रिपेयर करें, तो आप विजन की मंथली उठा लो, ठीक है। पीटी नहीं उठाना, मेंस नहीं उठाना, मंथली उठाइए। मंथली में आपको आईआर का सेक्शन होगा, 10 पेजेस होते हैं, 10 से 15 पेजेस, ज्यादा समय नहीं लगता। वहां पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज में जो जो चीज है वो आपको आईआर में पढ़ लेना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वो यूपीएससी के लिए है, तो वो थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। बस आईआर का इतना ही सोर्स इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अगर आप इंडिया नेपाल का रिलेशन देख लो, इंडिया भूटान का या इंडिया चाइना का, तो थोड़ा सा गूगल करने पे माइंड मैप मिल जाता है। तो एक सेक्शन तो ये हो गया। दूसरी चीज, करंट में और भी जो टॉपिक्स आ जाते हैं तो वो आपको थोड़ा बहुत खुद से एनालिसिस करते रहना होगा, कि थोड़ा बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आ गए या इंडेक्सेस पे क्वेश्चन आ गए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, तो वो हंगर इंडेक्स पे हो सकता है कि क्वेश्चन बना दे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको चांसेस है कि मिल जाए। तो ये आपका जीएस 1 में आपको यही करना है कि स्टैट्स मजबूत करिए, हिस्ट्री के जो भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, और करंट में आप वही आईआर पे फोकस करिए, नेबरहुड पे फोकस करिए, और जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं न्यूज में आते हैं उसको आप कर लीजिए। तो जीएस पोर्शन आपका इससे निपट जाएगा, जीएस 1। जीएस पेपर 1 जो है ये थोड़ा सा स्टार्ट, करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है ही, करंट अफेयर्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वो तो है ही। बट जो पार्ट 1 है, जैसे हिस्ट्री में जैसे कि हम सुनते हैं, मतलब ऐसा है कि आंसर राइटिंग में जितना आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं, जितना आप फ्लो चार्ट डाल रहे हैं, वो ज्यादा उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो पार्ट 1 वाला जो है, मतलब जीएस पार्ट पेपर 1 जो है, हिस्ट्री में कैसे ये सब चीज डालना रहता है, फ्लो चार्ट कैसे हाँ, एसिमुलेट करेंगे?
हाँ, देखिए मेरे टाइम मुझे मतलब 64th के पहले पता नहीं, मैंने देखा नहीं था उतना, पर 64th जब मैं टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहा था तो उस टाइम पे मैंने बबल डायग्राम यूज करना शुरू किया था। अब बबल डायग्राम मैं आपको बना के एग्जैक्टली बता दूंगा, पर आप क्या कर सकते हो कि एक सेंटर में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल 1857 रिवोल्ट के फैक्टर्स हो गए, तो आप फैक्टर्स को सेंटर में लिख लो गोल बनाकर, और उसके बाद एरो निकालकर आप जितने भी फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इमीडिएट फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, सारे फैक्टर्स को आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो एक तो डायग्राम बनाने का ये फायदा हो गया। उसके अलावा आप बबल डायग्राम के अलावा आप वहाँ पे फ्लो चार्ट भी दिखा सकते हो कि ये चीज पहले हुई, उसके बाद ये चीज हुई, उसके बाद ये चीज हुई। तो फ्लो चार्ट का ये आप हिस्ट्री में ऐसा कर सकते हो। साथ के साथ वहाँ पे आइडियोलॉजी दिखाने के लिए भी फिर आप बबल डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा मेरा सिंपल सा रूल यही रहता था कि मैं बबल डायग्राम यूज कर लेता था, उससे मैं फैक्टर्स को दिखा सकता था, उससे मैं आइडियोलॉजीज को दिखा सकता था, और फिर बाद में उसी आइडियोलॉजी को मैं एक्सप्लेन कर देता था। तो इससे एग्जामिनर को फायदा क्या होता है कि वो आपका वहाँ पे थॉट प्रोसेस आपका ना डायग्राम से ही देख लेगा, और डायग्राम बहुत कैची भी होता है। तो हिस्ट्री में आप इसी तरीके से इस्तेमाल करो कि वहां पे आप चीजें, हाँ एक और चीज है कि जैसे बंगाल पार्टीशन पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बंगाल का आप वहां पे मैप बना दो, आप अब पार्टीशन दिखा दो कि ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया ईस्ट बंगाल, तो इस तरीके, या वेस्ट पाकिस्तान ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो वो आप थोड़ा सा इनोवेटिव होना होगा, ये मॉक टेस्ट देने पे ही इनोवेशन आता है धीरे धीरे। जीएस पेपर 2 के लिए फिर ज्योग्राफी है, उसमें पॉलिटी है, इकोनॉमी है और हाँ, साइंस एंड टेक। जीएस पेपर 2 से मेरे ख्याल से बाकी काफी सारे लोगों को डर लगता है, पर अगर आप जीएस पेपर 2 भी देखिएगा तो वो भी मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सही से एनालाइज करेंगे तो वो भी थोड़े डिफाइंड ही सेक्टर हो जाता है। सबसे पहले जीएस का जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर देखे जाए तो बड़े क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जैसे गवर्नर का क्वेश्चन हो गया, चीफ मिनिस्टर का रोल हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशन। इस बार सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन पक्का है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था पिछले साल। तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे आ गया, हो सकता है कि वो इकोनॉमिक एंगल से पूछ लें, हो सकता है वो वैक्सीनेशन से पूछ लें, कोविड से रिलेटेड पूछ लें। तो इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं पॉलिटी के मतलब सेक्शन में। अभी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, और बहुत सारे इश्यूज जो हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी फिर वही प्रेमल के क्वेश्चन आ जाएंगे, फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन, डीपीएसपी के क्वेश्चन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन, कौन से एरियाज पे फोकस करना है। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने लगते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन पूछा गया है तो इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर कर लीजिए। और आपसे हो सकता है कि आप अभी गवर्नर का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो हो सकता है चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड वो पूछ लें कि चीफ मिनिस्टर का क्या रोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन भी रहा है। हो सकता है कि कोविड के प्रोटोकॉल के बीच में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए गए हैं, तो वो पूछ सकते हैं। बाकी कंट्रीज का रोल क्या है, बाकी कंट्रीज ने कैसे करा है। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो बिहार में सबसे पहले हुआ था, कोविड के बाद सबसे पहला इलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह से खुद एनालिसिस करने पे ही आपको बड़े बड़े टॉपिक अगर करोगे तो पॉलिटी में आपके 3 क्वेश्चंस तो निपट जाएंगे, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। जुडिशरी भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो जुडिशरी भी प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो सेक्शन 1 इससे हैंडल हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 में, पहले बता देता हूँ फिर सेक्शन 2 पे आएंगे, क्योंकि सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा भय खाते हैं लोग उसी से। तो सेक्शन 3 का सीन क्या है कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। पहले क्या होता था कि पहले न्यूक्लियर एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी और बेसिक बेसिक जो डिफेंस है उससे क्वेश्चन आ जाते थे सीधा सीधा। पर 64th में लोगों ने धक्का खाया था उस बार। मुझे याद है कि सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि गगनयान पे क्वेश्चन पक्का आएगा, और नहीं आया। तो ये होता है, मतलब आप एकदम श्योर शॉट आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 64th का जो साइंस एंड टेक का पोर्शन का क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा था। मतलब उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछा था, वाटर मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछा था। तो ये सब साइंस एंड टेक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बिहार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर बिहार को आगे जाना है तो इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। और इसमें साइंस का रोल कैसे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मार्ट सिटीज का भी क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप ये कर रहे हो प्रॉपरली, अगर आप विजन का मंथली अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आते हैं जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, सेक्शन 2 जो आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। देखिए उसमें भी क्वेश्चंस ना बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अभी साइक्लोन का बहुत ज्यादा पिछले साल बहुत न्यूज में था, तो साइक्लोन पे क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एग्रीकल्चर पे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे से कोई भी तरीके से देख लीजिए। तो एग्रीकल्चर पे, और फार्म बिल्स इतना न्यूज में था, तो फार्म बिल से रिलेटेड वो क्वेश्चन पटक देंगे इस बार। हो सकता है कि 66 में वो बोलेंगे फार्म बिल से रिलेटेड एपीएमसी एक्ट के बारे में बताओ, बिहार में क्यों हटा दिया गया 2006 में, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पटक देंगे। फिर अब वहां पे लोग बोलेंगे कि अरे ये क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। तो ये करंट का ही पोर्शन है, पर आपको थोड़ा सा स्टैटिक से इसको रिलेट करके पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स का अगर पोर्शन देखा जाए तो वो बिहार से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, माइग्रेंट क्राइसिस
हैंडल किया है बिहार ने। तो वो माइग्रेंट क्राइसिस, क्योंकि सारे माइग्रेंट्स तो उठ के वापस ही आ गए थे बिहार में, तो वो टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, कैसे उनके लिए जॉब जनरेशन, जॉब क्रिएशन किया जाए। हो सकता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन पूछ दें, तो ये क्योंकि कोविड में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया था, तो ये सब चीजें अगर अगर आप करंट से रिलेट करके चलोगे तो आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो करंट ही रिलेटेड है अगर देखा जाए तो अगर आप स्टैटिक से उसको रिलेट करके पढ़ोगे और प्रिपेयर कर लोगे तो हो जाएगा, आपका ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। बस वही है कि थोड़ा सा एनालाइज करने की ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप आंसर राइटिंग डेली करते थे या फिर एक बार प्रीलिम्स हो गया उसके बाद स्टार्ट किए थे अपना प्रिपरेशन, मतलब आंसर राइटिंग? हाँ, देखिए अगर पूछा जाए कि मेंस का प्रिपरेशन तो मेरा कंटिन्यूअस इसलिए होता था क्योंकि मैं एडिटोरियल्स रेगुलरली फॉलो करता था। तो एक तो वो आप कह सकते हो कि मैं फॉडर पॉइंट्स इकट्ठा करते रह रहा था मेंस के लिए। जो भी मैं एडिटोरियल में पढ़ रहा हूँ, जैसे माइग्रेंट क्राइसिस ही हो गया, तो मैंने इतनी बारी पढ़ा था कि मुझे माइग्रेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता हो गई थी। ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन पता हो गए थे, सोशियोलॉजी का भी डायमेंशन मुझे पता हो गया था क्योंकि एक आर्टिकल आ गया था। तो वो रेगुलर होता था। और मुझे जितना ध्यान में कि मैंने प्रीलिम्स के बाद ही आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था प्रॉपर वाला, क्योंकि जब तक आप श्योर नहीं होते हो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उसके बाद आप करोगे तो आप ज़ील से थोड़ा करते हो। पर हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम ही नहीं लिखता था। मैं कभी-कभी बीच में नोट्स वगैरह बना लिया करता था। तो वो इस तरीके से नोट्स बनाता था कि वो इनकॉर्पोरेट कर सकूँ मैं आंसर्स में। तो मेरा नोट्स ऐसा होता था। पर मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरे न्यूज़पेपर का नोट्स बनाता था। कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे खुद के एनालिसिस पे पता चल जाते थे, तो मैं उसको लिख लेता था। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी अफगानिस्तान और यूएसए का क्राइसिस हो गया, यूएसए चला गया। मेरे नाना जी ही पूछ रहे थे कि यूएसए क्यों चला गया, क्यों जाने की जरूरत पड़ गई, अब अफगानिस्तान की क्या हालत होगी। तो चूंकि मैंने पढ़ा था तो मैंने उनको अच्छे से बता दिया। तो वही है कि अगर आप अच्छे से उसको मतलब रेगुलर प्रिपरेशन आपको एडिटोरियल से तो करना ही है, साथ के साथ टॉपिक्स को खुद से एनालाइज करने की पावर आनी चाहिए। और प्रीलिम्स के बाद तो अंधाधुन आपको मेंस मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितने मॉक आप लिख सकते हो उतने मॉक्स आप लिखो, जितने अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हो। और साथ के साथ मेरा क्या सीन होता था कि मैं आंसर्स लिखता था ना, तो मैं कोशिश करता था कि मैं उसको मॉडल आंसर की तरह लिखूं, क्योंकि अगर आप अपने आंसर खराब क्वालिटी के लिखोगे तो बाद में आप उससे रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा बहुत गूगल करो, टॉपिक्स को पढ़ो। उसके बाद जब आंसर लिखने के लिए आप बैठो तो आप बिना देखे लिखने की कोशिश करो, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपने कितना रिटेन किया है और कितना अच्छे से समझा है। अच्छा, ये तो हो गया आपका जीएस वाला पार्ट। और ये जो है जी। ऑप्शनल आपका जो ज्योग्राफी था, वो भी आपने प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट किया था पढ़ना? नहीं, ऑप्शनल मैंने मुझे याद है कि जनवरी में मैंने छोड़ मतलब ये था, हम लोग का पेपर था जनवरी 2019 में। इसका पेपर मैंने जैसे ही ऑप्शनल लिख के आया था मैं बाहर, तो मुझे पता था कि मेरा नहीं होना है, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर था उस टाइम पे और एग्रीकल्चर में मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो उसी टाइम पे चूंकि 64th का पहले ही हो गया था प्रीलिम्स, तो उस टाइम पे ज्योग्राफी मैंने बदल लिया था। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बार ऑप्शनल खराब हुआ है, तो अभी से प्रिपरेशन चालू करने की जरूरत है। तो फिर मैंने वही चीज इस्तेमाल किया कि मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, मैंने सिलेबस उठाया और हर एक टॉपिक के छोटे-छोटे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। मतलब 1-1 पेज, 2-2 पेज के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। और उसमें मैंने ये भी किया था कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सारा सॉल्व कर लिया था खुद से। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि आप अपने नोट्स डाल दो और वो आंसर्स डाल देने के लिए। मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे लोग बोला भी था उन्होंने। पर मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि देखिए, अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, अगर आप मैं ही आपको स्पून फीडिंग कर दूँगा, तो फायदा नहीं होगा। तो वहाँ पे वही है कि आंसर्स मैंने खुद से लिखे थे और मुझे एक बेनिफिट ये मिला था कि अगर आप स्टेट थीसिस पे देखोगे तो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी रिपीट नहीं होते, टॉपिक रिपीट हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है डेविस बैंक पे हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है? जो जिनका ज्योग्राफी होगा उनको पता होगा ये चीज़ कि डेविस बैंक पे क्वेश्चन आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो एक बार अगर आपने खुद से लिख लिया, तो आपको एग्जाम में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। तो टॉपिक को तोड़-तोड़ के पढ़ने की ज़रूरत है, छोटे-छोटे नोट्स खुद के बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बाहर के जो नोट्स होते हैं, आप उसको रेफर ना ही करो तो बेटर होगा, क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। अगर आप वही चीज़ लिख के आओगे एग्ज़ामिनेशन में तो आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो खुद से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और फिर मैंने यूपीएससी की किताब ही इस्तेमाल किए थे, क्योंकि अगर सविंदर सिंह सर का किताब है और खुल्लर सर की किताब है, तो इन लोगों की किताब में चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं। अगर आप खुद से भी आंसर लिख लोगे, तो वो मोर देन इनफ है। तो ज्योग्राफी के लिए आपने क्या मतलब कौन सा मटेरियल फॉलो किया था?
जैसे मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने उठाया था, ये सविंदर सिंह सर की किताब उठाई थी। सारी चीजें उसमें दी हुई हैं, जो चीजें उसमें मिसिंग है वो आप गूगल करके इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारी साइट है, पीएमएफ आईएएस करके साइट है, पुअर मैन्स फ्रेंड करके शायद उनका नाम है, तो वो वाले है, वो सब वेबसाइट पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। जैसे मुझे मानसून में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती थी, मानसून में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो वाला समझने के लिए मैं यूट्यूब के वीडियोस इस्तेमाल करता था। और फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा जैसे इंडिया का पोर्शन आ गया, तो इंडिया के पोर्शन में मैंने खुल्लर सर की किताब और माजिद हुसैन सर की किताब, ये दोनों इस्तेमाल किया था। ह्यूमन ज्योग्राफी में एक ही किताब है, माजिद सर की किताब, तो वो मैंने पढ़ा था। इसके अलावा जो आपके ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो वो मैंने गूगल से ही कर लिया था, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज और ये सब चीजों का पोर्शन आ जाता है। हाँ, अब आती है थ्योरीज की बात। तो थ्योरीज के लिए आप वही है कि किताब फॉलो करो जो आती है, मॉडल्स एंड पर्सपेक्टिव्स वाले की किताब है, माजिद हुसैन सर की है। तो वो वाली किताब अगर आप देखोगे तो उसमें मॉडल्स वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे काम क्या करना है कि अगर आप मॉडल और थ्योरी को खुद से अच्छे से समझ जाते हो, तो उसको अपने अपने वर्ड्स में पेन और पेपर पे लिख लेना, ताकि एग्जाम में वो रेसिप्रोकेट करना आसान होता है। क्योंकि अगर आप उसको अपने वर्ड्स में लिख के नहीं जाओगे तो याद करोगे तो भूल जाओगे वहां पे। तो ये मतलब मेरा बुक लिस्ट इतना ही था, इसमें मैं सेलेक्टिव पढ़ता था, मतलब जो चीजें मुझे जरूरत पड़ती थी वो उठा के नोट्स बना लिया एकदम धराधर, और नोट्स बनाकर फिर उसको रिवाइज कर लेता था। तो आपने किया हुआ है बीटेक कंप्यूटर साइंस से और जी आप आ गए थे जी। ज्योग्राफी में, तो आपने सेल्फ हम्म। प्रिपरेशन किया था या किसी टीचर से गाइडेंस ली थी? नहीं, मैंने गाइडेंस नहीं ली थी। मैंने सीधा मैंने प्रिपरेशन उठाया था प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो आपका सिलेबस है बस उसको ही देख के किया था। ज्योग्राफी में क्या सीन है ना कि ज्योग्राफी चूँकि थोड़ा-सा टेक्निकल नेचर का है, तो उसमें समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ का वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, पर अगर आप मेरे से पूछोगे तो उसमें टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व्ड हैं। तो अगर आप वो टेक्निकलिटीज़ अगर अच्छे से समझ जाते हो, प्लस यूपीएससी में काम आता है। और मेरा ऐसा मानना है कि 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नेचर से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट और बायोलॉजी है, नो डाउट। पर ज्योग्राफी भी है और फिज़िक्स भी है, क्योंकि फिज़िक्स आप रेगुलरली देखते हो, फैन चल रहा है तो फिज़िक्स के कारण चल रहा है, और ज्योग्राफी आप मौसम में चेंजेस देख रहे हो, गर्मी लग रही है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ज्योग्राफी है। तो आप इसको फ़ील भी करते हो, तो उस कारण से आप उससे इंटर रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा फ़ील करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा रुझान ज्योग्राफी की तरफ इसलिए हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था कि आजू-बाजू हो रहा है। जब मैं साइक्लोन पढ़ रहा था या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहा था, इवन कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो उस टाइम पे मैं मतलब खुद से समझता था, सोचता था, इमेजिन करता था कि अच्छा इंडिया ऐसे आके टकराया है हिमालय में, अगर इंडिया हिमालय में नहीं टकरा के जाके अगर वो यूएसए में जाके टकराता तो क्या होता, और ये सब चीज़ें। या अंटार्कटिका के पीछे चला जाता तब हम लोग कहाँ होते, तो ये थोड़ा-सा इमेजिनेटिव हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो मतलब मुझे जितना याद है मैंने यूट्यूब के वीडियोज़ इस्तेमाल किए हैं, पर मैंने एज़ सच कोई टीचर से पढ़ाई नहीं की थी। और टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस आप बोल रहे हैं, तो मेन टेस्ट सीरीज कहाँ से, टेस्ट सीरीज के लिए आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ से लेना चाहिए स्टूडेंट को, क्या करना चाहिए टेस्ट मेरा सीरीज के मेरा लिए? जी। मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट वगैरह जो है आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली एकदम बेकार से क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। वो तो अब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जो भी मॉक टेस्ट आप करने जा रहे हो प्रिपेयर, तो वो अच्छे हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के जैसे अगर आप देखोगे, आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस शेयर करते हो नॉलेज ट्वीट्स पे, तो वो काफ़ी रिलेवेंट लगते हैं मुझे। तो प्रीलिम्स के लिए अगर आप वो करंट वाले क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के जो डालते हो आप स्टैटिक पोर्शन का, तो वो सारे क्वेश्चंस रिलेवेंट लगते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जा सकता है। साथ के साथ अगर मैं 2-3 कोचिंग्स के नाम ले लूँ जो मतलब जिसका मैंने इस्तेमाल किया था। एक आईएएस हिंदी है, तो उनका मैंने इस्तेमाल किया था जो मॉक टेस्ट है, वो उस टाइम पे काफ़ी रीज़नेबल था, तो वो मैं आराम से लिख लेता था, और मैंने सारे टेस्ट उनके सॉल्व किए थे। आस्था आईएएस का भी अगर आप टेस्ट देखोगे तो उनके क्वेश्चंस की भी क्वालिटी अच्छी है, तो उसको भी आप लिख सकते हो। आजकल काफ़ी सारे फ्री इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, जैसे इवन एडुटेरिया का चल रहा है, परफेक्शन आईएएस का चल रहा है। तो वही है कि क्वेश्चंस तो आपको हर जगह से मिल जाएँगे, आप जितना अच्छे से लिख लो। कोई एक पेड प्रोग्राम ज़रूर जॉइन करना चाहिए, क्योंकि पेड प्रोग्राम का फ़ायदा क्या है कि इवैल्यूएशन आपको मिल जाता है। क्योंकि फ्री प्रोग्राम में इवैल्यूएशंस आपको नहीं मिलेगा उस क्वालिटी का जिस क्वालिटी का मिलना चाहिए। तो एक पेड प्रोग्राम तो ज़रूर जॉइन करना चाहिए मतलब खुद की कैपेबिलिटी पे। ऐसा नहीं है कि मतलब 1 डेढ़ लाख का जॉइन कर लिया, वो नहीं। आप खुद की कैपेबिलिटी पे जॉइन कर लो किसी भी को। अब मुझे याद है कि मैंने जो जॉइन किया था वो ₹800 का था। दोनों था उसमें, मतलब ऑप्शनल भी था और जीएस भी था, और मैंने सिर्फ वही एक जॉइन किया था। तो वो ₹800 मुझे बहुत ज़्यादा डिविडेंड अभी पे कर दिया। तो वही है कि एक पेड प्रोग्राम ज़रूरी है जॉइन करना, ताकि आपका इवैल्यूएशन अच्छे से हो पाए। और मॉक टेस्ट का वही सीन है, जितना ज़्यादा आप कर लो सॉल्व उतना अच्छा है। सर तो अभी एग्जामिनेशन आने में अब बस 29 से एग्जामिनेशन स्टार्ट है, ठीक है, तो लास्ट जी। डेज में मेंस वाले एस्पिरेंट के लिए, उन लोगों के लिए क्या हुँ, टिप्स हुँ। देना चाहेंगे आप? क्या मस्ट डू थिंग्स है अभी विद इन, मतलब अभी जो 10-15 दिन बचा हुआ है इसमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट लोगों को, मेंस वाले स्टूडेंट लोगों हाँ। को?
हाँ, मेरे ख्याल से अब आंसर राइटिंग का कोई फायदा नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि अब आंसर राइटिंग अगर आप करोगे तो कर सकते हो, कोई मतलब नुकसान नहीं है उसमें। पर यहाँ पे आप अभी पुराने जितने भी अगर आपने आंसर्स लिखे हैं तो आप उसको पढ़ लो। हो सके तो जो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार फिर से आप अलट-पलट करके देख लो। क्योंकि अभी आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चन्स आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ अगर आपने करंट के नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको रिवाइज़ करते रहना ज़रूरी है। अगर हो सके तो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं तो कम से कम 100 150 टॉपिक्स का आप एक लिस्ट बना लो और उसको रिवाइज करते चले जाओ। एक तो चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने जो करी थी, मैंने क्या किया था, मैंने जितना कुछ नोट्स बनाया था मैंने उसको डायग्राम्स के फॉर्म में और फ्लो चार्ट के फॉर्म में 40 पेज का नोट्स बना लिया था। और मुझे याद है कि मैं एग्ज़ाम जाने के पहले 10-15 बारी उसको अलट-पलट करके देख लिया था। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ था कि जैसे ओआईसी का क्वेश्चन आया था, इंडिया, नेपाल, भूटान का क्वेश्चन आया था, तो मुझे डायग्राम पूरा याद था, मतलब मैप याद था अच्छे से, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं सीधा-सीधा डायग्राम छाप के आ गया था अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने बहुत बारी रिवाइज़ किया था उसको। तो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं अभी कि एकदम शॉर्ट नोट्स बना लें सारी चीज़ों का। जैसे 100 टॉपिक का नोट्स है ना, तो हो सके तो 20 पेजेज़ में बना लो आप, छोटे-छोटे डायग्राम के फॉर्म में। जैसे अभी इंडिया चाइना का ही मैंने आपको बताया एग्ज़ाम्पल। तो इंडिया चाइना में आप वहाँ पे सारी चीज़ें लिख लो कि यहाँ पे इकोनॉमिक एंगल क्या है, पॉलिटिकल एंगल क्या है, ज्योग्राफिकल एंगल क्या है, एकदम 1-1 2-2 पॉइंट करके, ताकि एग्ज़ाम में वो चीज़ें क्लिक कर जाएँ। तो अभी चूँकि कम टाइम है, तो एक तो चीज़ ये कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है, बहुत सारा आंसर्स लिखा हुआ है, तो वो आंसर्स को आप हो सके तो रिवाइज़ कर लो। अगर मॉडल आंसर आपको जो कोचिंग है वो उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो मॉडल आंसर भी आप अगर हो सके तो रिवाइज़ कर लो जितना कर सकते हो। तो अभी मेरा सिर्फ़ यही सजेशन होगा। और चूँकि अब अगर देखा जाए तो बीच में वो नहीं है ना, गैप नहीं है एग्ज़ामिनेशन में, तो ऑन द टोज़ रहना पड़ेगा कि आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके पहले से, ताकि आप रिविज़न जितना जल्दी कर सको तो उतना अच्छा है। मतलब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप फिट हो जाओ एकदम कि हाँ, अब खाली रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देना है। तो अभी आंसर नहीं लिखने की ज़रूरत है, अभी रिविज़न करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ठीक है, तो सर ऑलमोस्ट अच्छा, हाँ, इंटरव्यू तो हाँ, इंटरव्यू के लिए क्या सर सजेस्ट करते हैं आप? इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना होता है? इंटरव्यू का देखिए, इंटरव्यू का में मॉक इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के चले जाओगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें कमी है और क्या-क्या चीज़ें आपको इस चीज़ पे काम करना है। तो मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं प्रेफ़र करता हूँ ऑफलाइन इंटरव्यूज़, अगर आप दे सको ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ अगर देंगे तो उससे आइडिया लगता है कि सामने-सामने आप फेस कर रहे हो, क्योंकि मुझे मतलब मैंने एक वो दिया था, ऑनलाइन भी दिया था, तो मुझे उतनी फ़ील नहीं आई थी, जब तक मैंने ऑफलाइन नहीं जाके दिया था। तो ऑफलाइन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड प्रोटोकॉल्स को ऑब्वियसली फॉलो करना अभी ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको तो आप तोड़ नहीं सकते हो। पर हाँ, अगर आप ऑफलाइन दे दे सको तो बहुत अच्छा है। साथ के साथ मैंने एक काम क्या था, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता था खुद का, ठीक है? फ़ोन के थ्रू। अब चूँकि पहले होता था कि पहले मिरर में देख के लोग आंसर आंसर वगैरह करते थे। तो अब चूँकि टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप खुद की रिकॉर्डिंग कर लो, चेक करो कि आपका आपका एक्सप्रेशंस कैसे हो रहा है, आप जो चीज़ें बोल रहे हो ठीक से बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। तो वो खुद की रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ों पे काम करना है। साथ के साथ मॉक इंटरव्यूज़ में बैकग्राउंड, एकेडमिक्स और जो आपके करंट अफेयर्स हैं और ऑप्शनल, ये 4 चीज़ों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 64th में मैक्सिमम क्वेश्चन यही 4 एरिया से आए थे। तो इस इन सब चीज़ों पे काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर 65th बीपीएससी का भी इंटरव्यू अनाउंस हो ही चुका है, तो उन एस्पिरेंट्स जी। लोगों के लिए आप अभी क्या टिप्स देंगे? अभी जितना भी टाइम है वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहली चीज़, अगर हो सके तो 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ तो ज़रूर दें। ऑफ़लाइन में अगर दे सकते हैं तो, और अगर ऑफ़लाइन में नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन ही दे दीजिए। 2-3 इंटरव्यूज़ कंपल्सरी है, मतलब अगर आप दोगे तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ऑप्शनल में निटी-ग्रिटीज़ बहुत अच्छे से देख लें। जैसे किसी का ज्योग्राफी है तो आप फादर ऑफ ज्योग्राफी कर लो, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कर लो, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन्स पूछ लेते हैं वो। साथ के साथ एक और सजेशन मैं दूँगा कि लूसेंट टाइप की किताब जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, तो लूसेंट जो आती है किताब ना, तो उसको आप एक बारी रिवाइज़ कर लो, ताकि जो फैक्चुअल पोर्शन्स हैं वो आपसे हो सकता है पूछ ले कि इंदिरा गांधी का कंस्टिट्यूएंसी क्या है? तो वो पूछा, मेरे से पूछा था ये कि इंदिरा गांधी का कौन-सी कंस्टिट्यूएंसी रही है? तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो ये सब पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा ऑन द टोज़ रहने की ज़रूरत है। तो ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, एकेडमिक्स अपना करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेरे से तो पूछा नहीं था, पर हाँ, बहुत सारे लोग जो मेरे दोस्त हैं एयर फोर्स में थे, तो उनसे एयर फोर्स से रिलेटेड प्लेन कैसे काम करता है, लैंड कैसे कराते हैं, तो वो सब क्वेश्चन पूछा था मुझे। तो ये 3-4 ही एरियाज़ हैं जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। जितना आपको पता है, आपने ऑलरेडी 2 हर्डल्स क्रॉस कर लिया, प्रीलिम्स और मेंस का, अब आखिरी हर्डल जो है वो इंटरव्यू है। तो ऑब्वियसली अगर आप मॉक्स दोगे और खुद को कॉन्फिडेंट रखोगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है सर, तो ऑलमोस्ट डन है। आपसे बात करके ये पता चला कि एक तो नोट मेकिंग जी, हैबिट होना चाहिए स्टूडेंट का, और रिवीजन बहुत मस्ट है। 2 जी, चीज़ बहुत ज़रूरी है सक्सेस के जी, लिए।
और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें, नोट मेकिंग प्लस रिवीजन प्लस। मैक्सिमम मैं तो यही स्ट्रेस करूंगा बार बार कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। बीपीएससी के लिए अगर आपने ये 2 चीजें नहीं करी हैं तो बहुत परेशानी होगी। इवन यूपीएससी के लिए भी अगर आपको तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। और साथ के साथ ऑनेस्ट होना जरूरी है खुद के साथ। मतलब जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं पर वो हाफ हार्टेड करते हैं। तो एक ऑनेस्ट प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ताकि आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, आप खुद की फैमिली के लिए कर रहे हो, जितनी भी मेहनत कर रहे हो। तो वो आपको थोड़ा अंदर अंदर में वो कॉन्फिडेंस भी देगा, और साथ के साथ वो आपको एक ऑनेस्टी भी फील आएगी, लॉयल्टी भी फील आएगी कि हाँ, मुझे जो टास्क दिया गया है वो उसकी तरफ मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऑनेस्ट ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट बनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये 2 क्वालिटीज़ ड्रॉप कर दोगे, तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बन पाओगे। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो ज़रूरी है कि इन दो क्वालिटीज़ पे बहुत फ़ोकस किया जाए, और 8 घंटे वाला वो सिस्टम ना रखे, टारगेट अचीव करने वाला सिस्टम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो इतना क्वेश्चन बहुत ही है, ये सब स्टूडेंट को अच्छे से गाइड कर ही देगा। प्लस जो 66 बीपीएससी मेंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, तो फुली ये स्टूडेंट लोगों को हेल्पफुल होगा। तो सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। और सर आपने अपना प्रेशियस टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया, प्लस अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे जो आपकी जर्नी होने वाली है, जैसे आप प्रिपरेशन करने वाले हैं यूपीएससी का, और प्लस आपकी जो एज मतलब आप यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। आप जहाँ भी रहिए अपने पॉजिटिव वर्ड्स और अपने पॉजिटिव वर्क से सब लोगों को इंस्पायर करते रहिए। ये इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और आपने जितना किया है अभी तक आपने अचीव किया, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं। होपफुली आपको आज का सेशन आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहा, तो आप इसको अच्छे से देखिए, जहाँ पे आपको लगता है जो आपका नेगेटिव पॉइंट है उसको वर्क कीजिए। और वीडियो अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि अभी जो एग्जामिनेशन आने वाला है 66 का बीपीएससी मेंस और 65th इंटरव्यू, तो सर ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, तो सबको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।